बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग बीपीएससी के द्वारा 1992 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा अलग अलग मतलब एग्जामिनेशन में, जैसे सीडीपीओ, बीईओ, डीएसओ, एएसओ, टीचर एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सभी प्रकार के सवाल को हम लोग यहाँ लेकर हाजिर हुए हैं। और हमारा 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 1992 से लेकर 2025 तक के सभी क्वेश्चन को बढ़िया से ऑप्शन सहित एनालाइज कर रहे हैं। और इस पूरे लेक्चर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा पीवाईक्यू, क्योंकि किसी एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पीवाईक्यू से ही समझ में आएगा। और साथ में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है एवं इसके अलावा एडवांस इन्फॉर्मेशन जहाँ से सवाल आ सकते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल है पारद धातु मिश्रण। अब याद रखना है, पारद धातु मिश्रण मिश्र धातु टॉपिक से है। जब भी ऐसा सवाल है तो इस प्रकार के पारद धातु मिश्रण से जब भी सवाल आए तो याद रखना है जिसमें पारद के साथ कोई धातु हो। पारद का मतलब क्या होता है? Hg। और इसके साथ कोई धातु को मिला दीजिए, जैसे इसके साथ मैंने मिला दिया सोडियम। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो इस प्रकार के मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। क्या कहते हैं इस प्रकार के मिश्र धातु को? तो आपको याद रखना है इस प्रकार के मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। अमलगम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अमलगम क्या है तो आपको याद रखना है मरकरी के साथ अन्य धातु के मिश्रण को या मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यानी कोई भी हो सकता है, मरकरी के साथ आप पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम कुछ भी मिला दे तो सब क्या है? अमलगम। लेकिन याद रखना है 4 धातु ऐसे जो अमलगम नहीं बनाती है। 4 धातु कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, एक तो है लोहा, ठीक है, दूसरा है प्लेटिनियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है टंगस्टन। अब सवाल है कि हमें कैसे याद रहेगा सर कौन कौन धातु अमलगम नहीं बनाती है? तो आपको एक बार तो बोलना है लोहा, प्लेटिनियम, कॉपर और टंगस्टन। फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप एक गाना सुने होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था अमलगम से तो तूने क्या किया, तो आपको बोलना है पल पल न माने टिंकू जिया। क्या बोलना है आपको? पल पल न माने टिंकू जिया। पल पल न माने कौन? टिंकू जिया। आगे नहीं, बस इतना। कौन जिया? टिंकू जिया, बस। अब याद रखना है प से याद रखना है प्लेटिनियम, प से याद रखना है प्लेटिनियम, ल से याद रखना है लोहा, और फिर याद न माने छोड़ दे, न माने कोई तो ट से याद रखना है टंगस्टन, और कु से याद रखना है कॉपर मतलब तांबा। 4 ऐसे धातु है जो याद रखना है मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते हैं। ये एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल आएगा अमलगम तो क्या किया, आपको याद रखना है पल पल न माने टिंकू जिया। सवाल आपका बन जाएगा। चलिए, और याद रखना अमलगम में कम से कम, चलिए ये नहीं होंगे लेकिन अमलगम में एक गारंटी कि मरकरी होगा जरूर। पारद धातु मिश्रण इसी को कहते हैं। तो अमलगम यही है। और अमलगम के लिए पारद धातु मिश्रण की गारंटी क्या है? तो गारंटी अतिरंगी मिश्र धातु होते नहीं, दूसरा रंग का होता है। कार्बन युक्त मिश्र धातु होते नहीं, कार्बन होने की चांस ही नहीं है, कार्बन अधातु है। पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं, बिल्कुल सही। कौन से मिश्र धातु होते हैं? तो आपको याद रखना है पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। कंप्लीट। अगला सवाल, पित्तल एक मिश्र धातु है। अब मैं कुछ छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है पित्तल, एक पित्तल पित्तल पित्तल, ठीक है, पित्तल। उसके बाद एक याद रखना है आपको स्टील, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर एक याद रखना है आपको रंगा, जिसे सोल्डर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है इसे फ्यूज भी कहा जाता है, फ्यूज। अगर सवाल आता है बेल्डिंग बोलेगा, बेल्डिंग, बेल्डिंग मतलब बेल्डिंग वो नहीं जो बिल्डिंग हो रहा है, सोल्डिंग बेल्डिंग वाला बात है, ऐसा, ठीक है। तो बेल्डिंग नहीं है, इसके लिए सोल्डिंग ही यूज कीजिए, सोल्डिंग। तो चलिए, पित्तल किससे बनता है? तो पित्तल याद रखना है, पित्तल जिसके पास पित्तल रहेगा वो जीत जाएगा, जीतेगा। याद रखना है जिंक और तांबा, जिसमें तांबा की मात्रा ज्यादा होती है। सवाल है स्टील, तो स्टील याद रखना है लोहा। स्टील में लोहा और कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन स्टील का एक विशेष प्रकार होता है जिसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। याद रखना है स्टेन मतलब होता है जंग, और लेस मतलब नहीं लगे, और स्टील मतलब स्टील, वैसा स्टील जिसमें जंग न लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। आप जानते हैं सर स्टील में लोहा की तो गारंटी है, ठीक है, इसके साथ कार्बन होगा इसकी भी गारंटी। लेकिन स्टेन मतलब जंग न लगे, इसके लिए क्या करते हैं? तो स्टील में अगर आप क्रोमियम मिला देते हैं, क्रोमियम, तो याद रखना इसमें जंग नहीं लगता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि स्टील में क्रोमियम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि यह जंग लगने से बचाता है। इसीलिए ऑपरेशन का जितना औजार है सब स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। साथ में इसमें निकेल मिला सकते हैं, निकेल इसलिए मिलाया जाता है कि ये सबको अस्थायी रखता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि सर स्टील तो हमारे पास है, अगर स्टील को स्ट्रॉन्ग करना और ज्यादा मजबूत बनाना है, स्टील को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो क्या किया जाएगा? तो उसमें लोहा कार्बन है, कार्बन की मात्रा आपको बढ़ा देना है। ऑप्शन में हो सकता है आपको क्रोमियम भी मिले, मैग्नीज भी मिले, सब स्टील की कठोरता को बढ़ाती है। लेकिन अगर उसमें कार्बन दिख जाए तो आंसर वही होगा, ठीक है। सबसे मेन कौन है? कार्बन। कार्बन न रहे तो क्रोमियम, क्रोमियम न रहे तो मैग्नीज, ठीक है। तो याद रखना ये चीज ऑप्शन के साथ मतलब क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं सवाल।
सवाल है कि पित्तल एक मिश्र धातु है, सही बात है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। है या किससे बनता है? तो याद रखना जिंक और तांबा से। जिंक को ही जस्ता कहते हैं, तो जिंक और तांबा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। इतना बात कंप्लीट है। स्टेनलेस स्टील याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से होता है लोहा और क्रोमियम। ठीक है, लोहा और क्रोमियम कैसे याद रखेंगे? तो ऑपरेशन का जो औजार है अगर स्टील से बना देता आपको फिकर करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना अगर स्टेनलेस स्टील से बना दे तो फिकर नहीं। याद रखना है फीकर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, फीकर नहीं। ठीक है, मेन अगर क्या रहेगा, मान लीजिए कि ऑप्शन में लोहा और निकेल भी है, ठीक है, और ऑप्शन में लोहा और क्रोमियम भी है, तो आपको कहाँ टिक मारना है? लोहा क्रोमियम में, क्योंकि क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होती है। कंप्लीट, क्योंकि क्रोमियम ही तो जंग लगने से बचाता है। तो चलिए अगला सवाल। जस्ते के एक आयतन का भाग, देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि जस्ता और तांबा को मिलाने से पित्तल बनता है, जिसमें जिंक की मात्रा कम होती है और तांबा की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ भी देख लीजिए, जस्ते का एक आयतन है और तांबा का 2 आयतन है। तो जब भी ऐसा सवाल है और दोनों का देख लीजिए ठीक से, जस्ता का क्या डेंसिटी दिया हुआ है, फिर तांबा का क्या दिया हुआ है, तांबा का भी डेंसिटी दिया हुआ है, और दोनों को मिला दिया गया और जो पदार्थ मिलकर बनेगा उसका डेंसिटी पूछा जा रहा है। इसके बनाने के 2 प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सभी क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन याद रखना है, दोनों का आयतन अलग होना चाहिए। इसका एक आयतन, इसका 2 आयतन है, तो आयतन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयतन अलग है तो हम आराम से सवाल को बना लेंगे, और मैथमेटिकली ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि अगर आपको लॉन्ग में जाना है तो आपके पास अभी समय कम होगा, लॉन्ग में जानना है तो एक क्लास में 2-3 मिनट का अपलोड कर दूंगा, लॉन्ग प्रोसेस से बनाकर 2-3 मिनट में मैं बता दूंगा, उसमें ट्रिक भी बता दूंगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है कि कुछ नहीं करना है, जो भी है उस पर देखना ही नहीं है। जैसे सवाल आ गया एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है जिंक, तो जिंक का आयतन क्या है, तो जिंक का आयतन है 71, तो लिख दीजिए 71, मात्रक छोड़ दीजिए। फिर है तांबा, तांबा का आयतन क्या है, तो तांबा का आयतन है 8900, 8900, दोनों को जोड़ दीजिए, तो चलिए जोड़ेंगे तो 0 0, और याद रखना है 16,000 हो गया जोड़कर। ठीक है, 8 7 15 16। अब इसका क्या निकालना है? औसत, औसत निकालना है, तो बटा में 2, और 2 से जैसे भाग दें तो कितना आ जाएगा? 8000। अब जितना यहाँ आया है वहां से आंसर टिक आउट नहीं करना है, जितना आंसर आया दोनों के आयतन, दोनों के घनत्व का क्या निकाले, ये पहला का घनत्व है, दूसरा का घनत्व, मतलब जिंक का घनत्व, तांबा का घनत्व है, और उसका घनत्व का क्या करना? औसत निकालना। औसत निकालने के बाद जो दोनों पदार्थ का घनत्व दिया हुआ उसमें बड़ा देखना है कि बड़ा कौन है। तो देखिए 7100 और 8900, इसमें बिग वैल्यू कौन सा है? लार्ज वैल्यू, तो 8900, तो यहाँ लिख दीजिए 8900। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसके बीच का अंक देखना है, इसके बीच का जो होगा वही आंसर होगा। तो 8900, 8000 और 8900, उसके बीच का कौन है? तो देख लीजिए ये है 8000, क्या क्या है ये? तो ये है 8000, तो ये वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके बराबर का वैल्यू इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए आंसर। तो देखिए 9500, ये आंसर होगा नहीं क्योंकि इससे भी ज्यादा है। 9800, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 8300, क्योंकि 8300 इसी के बीच आता है। आ रहा समझ में? ये बेस्ट ट्रिक है इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन से पित्तल के घटक है? तो पित्तल किससे बनता है? जिंक तांबा, पित्तल जीता, तो जिंक और तांबा, तो देखिए जिंक और तांबा, जस्ता तांबा, खत्म बात। चलिए अगला, अगला सवाल। पित्तल में से कौन सी धातु होती है? सवाल बार बार बना सके, हटाइए। स्टेनलेस स्टील, तो फिकर नहीं, याद रखना है क्या स्टेनलेस स्टील क्या होता है? फेकर नहीं, फीकर नहीं। अब देख लीजिए लोहा और निकेल, लोहा क्रोमियम, मैंने बताया था दोनों ऑप्शन, तो क्रोमियम में ही टिक लगाना है, ये आंसर होगा। कंफ्यूजन होना है कि उपयुक्त में से एक से अधिक मार दे, नहीं, याद रखना है ये वाला। क्लियर है? हाँ, एक साथ अगर लोहा क्रोमियम के साथ अगर निकेल होता ऐसा, तो हम उपयुक्त में से मतलब प्रॉपर इसमें मारते, आंसर तो ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं। चलिए अगला सवाल। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? लोहे क्रोमियम का। देखिए यहाँ भी ऑप्शन लोहा क्रोमियम, खत्म। सेम सवाल रिपीट, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती? तो देखिए वैसी धातु जो संक्षारित नहीं होती है उसे कहा जाता है अक्रिय धातु। क्या कहते हैं उसे? अक्रिय धातु। कई बार मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार के धातु को नोबेल धातु कहते हैं, इस प्रकार के धातु को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु। और याद रखना ऐसे धातु है कई जिसमें मुख्य रूप से हमें याद रखना है सोचा पाता, 5 सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनियम। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें सोना है, लोहा नहीं है, प्लेटिनियम भी है, दोनों है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए अब कार्बन और इसके भिन्न रूप, यहाँ से सवाल है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। अब देखिए सोडा वाटर जो है हेनरी के नियम पर काम करता है। कभी क्वेश्चन पूछे कि सोडा वाटर किसके नियम पर काम करता है, तो याद रखना हेनरी के नियम पर, हेनरी के नियम पर। हेनरी का नियम कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज का प्रेशर अगर आप बढ़ा देते हैं
तो उसमें गैस की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। गैस की घुलने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, गैस की विलेयता बढ़ जाती है। अब इसीलिए क्या किया जाता है, सोडा वाटर जो है, याद रखना सोडा वाटर, इसमें जो भी मतलब प्रॉपर पहले से विलायक है उसमें याद रखना हाई प्रेशर पर, प्रेशर बहुत हाई करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घुला दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही घुलाते हैं तो इसको कहा जाता है सोडा वाटर। और हाई प्रेशर पर आपको पता है, हाई प्रेशर पर यही कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है अम्लीय वर्षा जैसे H2O, याद रखना एसिडिक रेन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसिडिक रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसिडिक रेन की। H2O में आसानी से CO2 घुल जाती है और घुलने पर बनाती है H2CO3, याद रखना। उसके बाद यही H2O है, इसमें SO2 गैस भी घुल जाती है, यह बनाती है H2SO3। कई बार याद रखना ये जो H2O है इसमें SO3 गैस घुल जाती है और यह बनाती है H2SO4। और अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है। तो अम्लीय वर्षा में कभी क्वेश्चन पूछे कि अम्लीय वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में मतलब अम्लीय वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं, तो आपको याद रखना कार्बोनिक अम्ल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा H2O में SO2 घुलकर H2CO3 और SO3 H2O में घुलकर H2SO4, अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा इसी का मात्रा पाया जाता है। तो अम्लीय वर्षा सवाल पूछ सकता है अम्लीय वर्षा से। कार्बन डाइऑक्साइड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है सवाल और आने का बहुत ज्यादा चांस है कि H2O में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर H2CO3 बनाती है अम्लीय वर्षा में। कंप्लीट है। इसके अलावा जो CO2 है इसी प्रकार के H2O में घुलकर और यहाँ भी अम्ल बनता है, वो बनता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछिए कि सोडा वाटर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अम्ल पाया जाता है, H2CO3। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा अम्ल है, तो H2CO3 और H2SO3 और H2SO4। इतना बात याद रखना। सोडा वाटर की बोतल खुलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो जो गैस घुली होगी वही तो निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म। अगला सवाल, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपको खुद अनुमान लगाना है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, तो आपको बता दूं नहीं। चल मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, यहाँ डायमंड है, यहाँ ग्रेफाइट की बात करता हूँ। देखिए, देख कर ही लग रहा है डी और जी अलग अलग है। इसकी जो संरचना होती है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं इसे, टेट्राहेड्रल। क्या होती है समझना नहीं है। और इसकी जो संरचना होती है ग्रेफाइट की उसे कहते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे कई बार ऑप्शन आ जाएगा टेट्रागोनल हेक्सागोनल, किसकी क्या संरचना होती है, इसका बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। जी लगा है देख लीजिए, तो पूरे में देखिए जी है इसमें, तो हेक्सागोनल वाला इसका संरचना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। डायमंड में याद रखना है, डायमंड में डी लगा है तो टेट्राहेड्रल डी लगा है। तो आप यहाँ से टिकआउट मिलाकर कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हुए तो। कंप्लीट है। डायमंड का स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वह डी लगा है तो 3D होता है ज्यादा वैल्यू, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है 2D। याद कर लीजिए ठीक से, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है 2D और डायमंड का 3D। कंप्लीट है। अब याद रखना है 3D होने के कारण, और नॉर्मल इसका जानते हैं आप अपवर्तनांक हीरा का ज्यादा होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। मतलब पूरी दुनिया में जितने पदार्थ है उसमें सबसे सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं, पहले बता चुका हूँ। इसका अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कठोरता की बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, अधातु में तो याद रखना हीरा सबसे कठोर पदार्थ, मान के चलिए सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अब एक बात याद रखना है, दोनों चूंकि कार्बन के ही अपरूप है, दोनों किसके अपरूप है, कार्बन के अपरूप, इसीलिए याद रखना है कार्बन के अपरूप होने के कारण रासायनिक रूप से यह समान होंगे। रासायनिक रूप से क्या होंगे, समान होंगे। बाकी इसमें डिफरेंस है। हीरा की बात करें तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये बात हल्का सा आप ध्यान में रखेंगे, इसी से सवाल, इसी के इर्द गिर्द आपको सवाल मिलेंगे। देखिए ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कथन, तो इसके पास एक जैसी संरचना नहीं, मैं बताया ग्रेफाइट के पास हेक्सागोनल और हीरा के साथ टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल। तो दोनों के साथ एक जैसी क्रिस्टल संरचना है तो नहीं। उनकी कठोरता समान होती है, नहीं, कठोरता दोनों का अलग अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। उसकी विद्युत चालकता समान है, नहीं, हीरा कुचालक है। और याद रखना है जो कठोर है कैसे कठोर कैसे कुचालक है, और जो ग्रेफाइट है वो सुचालक है। ये भी गलत है, भी एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, सही बात है, क्योंकि कार्बन का उपरूप है, कार्बन जैसे अभिक्रिया दिखाएगा हीरा के जैसे, हीरा के रूप में, वैसे ही ग्रेफाइट के रूप में। कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल, शुष्क बर्फ है 50 पर बता चुका हूँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म, इस पर ज्यादा नहीं सोचना है। शुष्क बर्फ, फिर वही सवाल, निम्नलिखित में से किसमें कार्य, हटा दीजिए। अच्छा याद रखना, शुष्क बर्फ के बारे में एक बात है, शुष्क बर्फ इसमें है वो ऊर्ध्वपातन दिखाता है। क्या दिखाता है, ऊर्ध्वपातन। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन दिखाता है, तो आपको एक तरीका याद रखना है, ए अनिल कपूर। क्या याद रखेंगे आप, ए अनिल कपूर, ठीक है। ए से याद रखना है एंथ्रासीन, एंथ्रासाइन या एंथ्रासाइनिन एक प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है।
और अ से याद रखना आपको पता है अमोनियम क्लोराइड, न से नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। और लेड का कंपाउंड, उसका कपूर आपको पता है। तो ये सब जितने पदार्थ है, ये सारे पदार्थ, नेप्थलीन, ये सारे पदार्थ क्या उदरपातन। इसको मैं ठीक से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं तत्व कम्प्लेशन, उसमें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो उदरपातन आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। कपूर से, और कपूर और क से कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन है, तो ग्रेफाइट में कार्बन है, कोयला में कार्बन है, हीरा में कार्बन, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे इसे। निम्न में से सबसे कठोर, सबसे सख्त पदार्थ कौन है, तो हीरा, अभी जस्ट बताया हूँ। वाहनों में से निकलने वाली गैस, तो वाहन में जो दहन होता है वो दहन मन दहन होता है। जहाँ मन दहन होगा, खुलकर दहन, जैसे आग नहीं लगी है वाहन में, इंजन में याद रखना है ईंधन का जलन हो रहा है, तो उस प्रकार की चीजों में क्या निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह दम घुटाने वाली गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आप देख रहे हैं, इसके साथ अगर क्लोरीन मिल जाए तो इस प्रकार की गैस को कहा जाता है फॉस्जीन गैस। क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस। यह बहुत जहरीली गैस है, आदमी मर जाता है इसे सुनकर। अच्छा, कंफ्यूज आप कर जाएंगे, एक गैस होता है PH3, इसे फॉस्फीन गैस कहते हैं, ये भी बहुत खतरनाक गैस है। तो कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो इसे याद रखना है, फास्फोरस का फॉस्फीन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, फॉस्जीन है। तो आप दोनों में अंतर याद रखेंगे, ठीक है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मैं जस्ट बताऊं क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन। अगर कार्बन ऑप्शन नहीं होता तो हम क्रोमियम में लगाते, क्रोमियम नहीं होता तो मैग्नीज में लगाते, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, कार्बन। हीरा अपरूप है, तो हीरा याद रखना है कार्बन का अपरूप है, जस्ट बताएं कार्बन के 2 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। हालांकि कुछ क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप भी इसकी हम बात कर लेंगे अभी। मुझे अनुमानित चीजें आपको समझ में आ रही है। हीरे ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मैंने बताया जितना मैं बताया उसे आप याद रखेंगे तो उसी के आसपास सवाल आएंगे। आप देखिए हम पर भरोसा कैसे करें, देख लेते हैं सवाल उतना से होता है कि नहीं। उसकी विद्युत चालकता समान होती है, नहीं, दोनों का अलग अलग है। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, नहीं। उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं। दोबारा सवाल पूछा गया है 68वें यूपीएससी 2023 में। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, कार्बन के कई रूप हैं। एक होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टलीय, कौन सा रूप, क्रिस्टलीय। और एक होता है जिसे कहते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ऐसे याद रखना। क्रिस्टलीय की बात करते हैं, क्रिस्टलीय में याद रखना एक तो हीरा और दूसरे याद रखना ग्रेफाइट, क्योंकि अभी आप बार बार देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना मतलब यह क्रिस्टलीय संरचना है, हीरे ग्रेफाइट की बात है। और अक्रिस्टलीय में अगर बात करें तो अक्रिस्टलीय में कई पदार्थ होते हैं, जैसे आपको याद रखना है चारकोल, चारकोल क्या है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। फिर आपसे पूछा जाए कोक, कोक क्या है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। फिर आपसे पूछा जाए जैसे कोई कहे कालिक, कालिक क्या है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है, क्योंकि सबका कोई खास आकार नहीं, कोई खास शेप नहीं। जैसे मैंने कहा कि डायमंड का शेप, तो डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल होता है। मैंने कहा ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है, फिक्स शेप है। इसका चारकोल का क्या फिक्स शेप है, कोयले का क्या फिक्स शेप है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। कोक का नहीं है, कोक मतलब कोयला का जला हुआ रूप, भंजक श्रवण मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है उसे। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं, इसलिए इसे अक्रिस्टलीय कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो याद रखना है चीनी चारकोल, चीनी चारकोल मतलब जो भी चारकोल आएंगे, अस्थि चारकोल वगैरह सब, ये सब अक्रिस्टलीय इसमें। लेकिन अगर चीनी चारकोल की बात करें तो इसे सबसे शुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध। तो चलिए देखते हैं अक्रिस्टलीय कार्बन। तो अक्रिस्टलीय कार्बन जानते हैं चारकोल वाले होंगे, चारकोल वाले होंगे, कालिक वाले होंगे, ठीक है, काजल। तो याद रखना इसमें से चीनी चारकोल क्या है, सबसे शुद्ध रूप है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब प्रयोगशाला में विकसित हीरे, हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगशाला में अगर आपको हीरा बनाना है तो आपको ग्रेफाइट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, ग्रेफाइट का। अब हम देख लेते हैं ये सब जो है, क्यूबिक जिरकोनिया। क्यूबिक जिरकोनिया कुछ नहीं, आप एक कंपाउंड जानते होंगे जिरकोनियम। जिरकोनियम को दोगली धातु कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलने लगता है, ठीक है। तो जिरकोनियम अगर यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलेगा तो जिरकोनियम ऑक्साइड बनाता है, और इसे कहा जाता है नकली हीरा। क्या कहते हैं इसे, नकली हीरा, नकली हीरा। और याद रखना नकली हीरा को ही रासायनिक भाषा में बोट कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे बोट का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना है ZrO2, और इसे कहते हैं CZ। क्या कहते हैं, CZ, या इसी को कहते हैं CZ।
इसी को कहते हैं क्यूबिक जिरकोनिया, क्योंकि इसका शेप क्यूबिक होता है। अच्छा, सफेद नीलम, तो आप जानते हैं नीलम, नीलम का फॉर्मूला था Al2O3। आप कोरंडम सुने होंगे, एल्युमिनियम गैस, वही नीलम है। जैसे नीलम के कई रंग होते हैं, पीला, नारंगी, लाल, उसमें से जो सफेद होगा, जिसका सफेद कलर होगा, उसे सफेद नीलम कहते हैं। अच्छा, मोइसानाइट, मोइसानाइट अगर देखिएगा तो एक प्रकार का आगन चट्टान है। और याद रखना है, नीलम भी हीरा जैसा दिखता है, सफेद नीलम भी कैसा दिखता है, हीरा जैसा, इसलिए ऑप्शन में दिया गया। मोइसानाइट एक प्रकार का आगन चट्टान है, तो ये भी मतलब हीरा जैसा दिखता है, इसलिए ऑप्शन में दे दिया गया है, लेकिन हीरा है नहीं। तो अगर झूठी हीरा या नकली हीरा कहा जाए तो क्या कहेंगे आप, ZrO2, जिरकोनियम डाइऑक्साइड। चलिए, फ्लोरीन अथवा बक्कीबॉल, बक्कीबॉल की जब भी बात होगी तो उसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 60। ठीक है, कार्बन के 60 परमाणु एक अणु में, 60 ऑप्शन कहीं नहीं है, तो में से कोई नहीं, कंप्लीट है। हालांकि फ्लोरीन की जब बात की तो फ्लोरीन में अगर बात करें तो 32 भी कार्बन होते हैं, 84 भी होते हैं, 50, 60, 70 भी होते हैं, याद रखना है। लेकिन अगर बंक मिस्टर की बात करें, ठीक है, तो बक्कीबॉल की बात करें तो उसमें कितने होंगे, 60। अच्छा, न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए मैं पीवाई को पीछे बता चुका हूँ। मैं देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीछे बता चुका हूँ। नील्स बोर के कंसेप्ट में अगर मतलब वेग निकालना, तो वेग के लिए याद मैं बता चुका तरीका, भजन, क्या करना है, भजन करना है। तो भजन करना है तो याद रखना, जेड मतलब परमाणु संख्या, और याद रखना है एन मतलब कौन सी कक्षा है वो, और गुना आपको याद रखना है 2.9 गुने 10 के पावर 8 2.10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 2.8 भी कई जगह लिखा होता है, याद रखना है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप तो या तो ये वैल्यू याद रख लीजिए, और नहीं तो आप याद कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन का वेग पूछे तो आप याद कर सकते हैं C/137। ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही वैल्यू है, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। याद रहेगा, ये दोनों क्या है, सेम ही है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन के जलाने से जल बनता है, दुनिया जानती है। तो हाइड्रोजन को जलाने से आगे क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी, खत्म। आसान सवाल है। अगला सवाल है, एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो एक्स है, किसके साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इसका बनाने का सिंपल तरीका, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जयमाला करा दीजिए। इसके पास जो फूल है इसको पहना दीजिए 4, इसके पास जो इसे पहना दीजिए 1, 1 लिखा नहीं जाता, तो XH4, तो XH4 कहाँ लिखा हुआ है, XH4 बन गया, कंप्लीट है। भारी पानी, भारी पानी किसे कहते हैं, भारी पानी ऐसा नहीं कि भारी मतलब पानी को भारी कर दो उसमें ईटा पत्थर मिला के, नहीं। भारी पानी का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन के कई समस्थानिक है। हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश, याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन 1, 2, एक हाइड्रोजन का समस्थानिक 1, 3। तो इससे याद रखना, इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, इसे कहा जाता है ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम ए जो है, इसका प्रयोग करके अगर ऑप्शन से विक्रिया कराए तो बन जाएगा D2O। इसी को कहते हैं भारी जल। ठीक है, तो भारी जल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो भार है, इसका इससे ज्यादा इसका भार होता है, क्योंकि देख लीजिए, इसका 1 है, इसका 2 है। तो समझिए, तो जिसका तापमान 4 डिग्री सी पर स्थिर रखा जाए, गलत बात है। अच्छा, एक बात याद रखें, 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि जल का घनत्व सबसे अधिक कितना होता है, कितनी डिग्री सी पर होता है, 4 डिग्री सी पर। और जब जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होगा तो आयतन सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सी पर, और जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सी पर। कंप्लीट है, घनत्व और आयतन का उल्टा संबंध है। चलिए, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, फालतू बात है। जिसमें हाइड्रोजन के स्थान आइसोटोप ले लेता है, समस्थानिक ले लेता है, यही आंसर होगा। क्लियर है, हाइड्रोजन का, ऐसा नहीं ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, नहीं, ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जल का मुख्य तत्व है हाइड्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो हवा में हम जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, कितना परसेंट, 77.7 या 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप याद रखेंगे 0.03%। हालांकि प्रदूषण के बढ़ने के कारण 0.04% भी हो चुका है अभी तक। और विश्व मतलब ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्मन गैस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, तो ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। हाइड्रोजन की मात्रा फिक्स नहीं, लेकिन सभी गैसों में जैसे आर्गन की मात्रा ज्यादा है, सभी अक्रिय गैस में आर्गन की मात्रा 0.93% है। अब बाकी जो 1% बचेगा उसी में हाइड्रोजन को रख लीजिएगा। पृथ्वी के वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, फालतू बात, बाकी सब बता चुका हूँ। देखिए, सेम क्वेश्चन 1996-2020 में रिपीट है, 1996-2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट है। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है।
वाटर गैस, तो वाटर का मतलब होता है क्या, वाटर मतलब जो है जिसमें हाइड्रोजन हो और गैस की मात्रा, गैस की बात हो रही है तो याद रखना है कि देखिए गैस की जब बात हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन है तो वही वाटर गैस है, ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखिए हाइड्रोजन है तो यही वाटर गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन तो इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं इसे, प्रोड्यूसर गैस। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है कुछ नहीं, CO है उसके साथ N2 का प्रयोग कर लेंगे तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। तो हालांकि ये वाला आंसर नहीं इसका, तो आप याद रखेंगे क्या है, प्रोड्यूसर गैस है। कंप्लीट है। और CO के साथ मतलब अनहाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये सब को मिला ले तो उसको कहा जाता है कोल गैस। ये भी याद रखना है। सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व अकेले गैस से संबंधित है। ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन आप जानते हैं एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देख लीजिए गैस है तो आंसर होगा नहीं, ठोस है तो आंसर होगा नहीं, द्रव है तो आंसर तो ही होगा। आप याद कर लीजिए ब्रोमीन लाल रंग का द्रव है, कंप्लीट है। और ये भी गैस है तो आंसर होगा नहीं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो जो अगर तालाब में क्लोरीन गैस अगर डाली हो तो मनुष्य की त्वचा जल जाएगी। तो देख लीजिए क्या है, अवरक्त किरण, तालाब में अवरक्त किरण कहाँ से आएगा, उसमें कारण फालतू बात है, पराबैंगनी किरण के कारण, क्लोरीन के कारण। क्लियर है, क्योंकि जल के शुद्धिकरण करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है या ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर से ही क्लोरीन गैस निकलता है, या क्लोरीन डाल दिया गया तो मनुष्य के स्किन पर क्या हो जाएगा, फोड़ा पड़ जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि कांच में SiO2 होता है, कांच का फॉर्मूला है SiO2। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल डायरेक्ट SiO2 से अभिक्रिया कर लेता है, किससे अभिक्रिया कर लेता है, SiO2 से। तो देख लीजिए SiO2 का है, कांच के सोडियम ऑक्साइड से नहीं, फालतू बात इस प्रकार से नहीं, कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से नहीं, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो आंसर होगा ये। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो इसका मैं एक तरीका बता चुका हूँ, सल्फर के लिए 2 याद रखना है, हेक्साफ्लोराइड के लिए 6 याद रखना, दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर क्या होगा, अष्टफलकीय। हालांकि ये सही रीजन नहीं, मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, अष्टफलकीय। कंप्लीट है। अगला सवाल, हंस गैस मतलब हंसने वाला गैस, तो हंसने वाला गैस कौन है, तो हंस गैस को कहा जाता है N2O। ये एक प्रकार की हरित गृह गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो देखिए कौन होगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO आपको याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO को याद रखना है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है। क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है। जब लेड चेम्बर विधि से, कौन चेम्बर विधि से, लेड चेम्बर विधि से H2SO4 बनाया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर संपर्क विधि से पूछा जाएगा कि जब संपर्क विधि से, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाया जाता है तो उत्प्रेरक क्या होगा, तो आपको याद रखना है प्लेटिनियम। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनियम, मुख्य रूप से प्लेटिनियम में टिक आउट करना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड। खत्म है बात। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक मानते, तो देखिए आर्गन तो प्रदूषक है नहीं, ऑक्सीजन तो हम लोग सांस में लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यही आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद है H2O से अभिक्रिया करके H2SO3 बनाता है जो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, अब देखिए नोबल गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। याद रखें कौन सी गैस, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस है 6, इनर्ट गैस की संख्या कितनी है, 6, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सब की संयोजकता कितनी होती है, तो याद रखना है इस जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं इसकी संयोजकता होती है 0। कितनी होती है संयोजकता, 0। और इसे कहाँ रखा गया, शून्य वर्ग में रखा गया। कहाँ रखा गया है, शून्य वर्ग में। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है रैमजे। किसने खोज किया था, रैमजे ने। और इसमें से याद रखना सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है आर्गन, में अभी बताया जस्ट 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। और रेडॉन है, ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। रेडॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के रेडियोथेरेपी में। और रेडॉन जब पृथ्वी के अंदर से निकलते तो समझिए कोई मतलब प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, इन टाइप का चीज आने वाला है। तो रेडॉन से याद रखना प्राकृतिक आपदा का पता चलता है, रेडॉन से कैंसर का इलाज भी होता है। जिन्होंने सबसे अधिक कंपाउंड बनाने वाले तत्व हैं क्रिप्टन। क्रिप्टन का प्रयोग वेल्डिंग वगैरह में, वेल्डिंग में हालांकि आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्रिप्टन अक्रिय गैस है। और नियॉन का प्रयोग किया जाता है मतलब बीकन लाइट में। जैसे आप कई बार देखते होंगे सजावटी बल्ब या फिर बड़े बड़े कोचिंग वगैरह, उसका जो नाम है मतलब नेमिंग प्लेट वो पूरा एकदम जिग जाग कर रहा है ऐसे, तो नियॉन का प्रयोग वहाँ किया जाता है। नियॉन खासकर क्या है कि धुएं में और ज्यादा चमकता है, ठीक है, बादल वगैरह में और ज्यादा चमकता है। तो इस प्रकार के बल्ब में बीकन लाइट जिसे कहते हैं, नियॉन का प्रयोग किया जाता है।
हीलियम के बारे में आप जानते होंगे, हीलियम को जैसे सबसे पहले गुब्बारे में हाइड्रोजन को भरा जाता था, लेकिन उसके बाद हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम भरा जाने लगा, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है। वायुमंडल है उसके टायर में भी हीलियम गैस भरा जाता है। याद रखना, हीलियम गैस भरा जाता है, हालांकि नाइट्रोजन भी भरा जाता है वहाँ। यहाँ तक कि कृत्रिम श्वसन की बात करें तो कृत्रिम श्वसन में हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिलाकर जो वेंटिलेटर पर जो आदमी मतलब बीमार व्यक्ति पड़े रहते हैं, याद रखना है, उन्हें हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिलाकर दिया जाता है। 3 बात को भी याद रखना है आपको। अगर समुद्री गोताखोर बहुत अंदर जा रहे हैं, तो बहुत अंदर जा रहे हैं तो हीलियम दिया जाता है, हीलियम। और चिप्स के पैकेट में कई बार हीलियम भरते हैं, लेकिन हीलियम की जगह पर ठीक से अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, तो वायु में कौन सी होती है, रेडॉन। ये डॉन है तो इसको अंडरग्राउंड होकर भागना पड़ेगा, डॉन है, इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो चलिए, इतना कंप्लीट हो गया बात। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, तो 7 आप जानते हैं उदासीन का होता है। शुद्ध पानी का भी पीएच वैल्यू 7 है, उदासीन विलयन है, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन। तो याद रखना, शुद्ध पानी का भी 7, इसका भी 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक। क्षारीय का होता है 7 से अधिक, ठीक है, और अम्लीय का होता है 7 से कम। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक क्या है, किसका होगा, क्षारीय का, ठीक है, कंप्लीट है। बफर विलयन का पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान क्या है, 7। एक घोल का पीएच मान 3 है, 3 से 6 बदलता है, बड़ा आसान सवाल है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देख लीजिए, 3 से 6 हुआ है, तो 6 मतलब याद रखना है 3 है, 3 से 6 की तरफ जा रहा है, फिर अगर 7 हो जाता तो उदासीन होता और इसके बाद क्षार हो जाता। इसका मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है वो 3 से 6 की ओर जा रहा है, मतलब क्षार की तरफ जा रहा है, और क्षार की तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी। इतना बात याद रखना है। अब कितना घटेगी नहीं जानते, यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं। तो देख लीजिए, बढ़ जाएगी, ये तो आंसर होगा नहीं। अब कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही तीनों में से आंसर होगा, ठीक है। तो एक तो हम तय कर लें कि ये आंसर नहीं होगा। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। अब कितना कम होगी, तो याद रखना है 3 से 6 जाएगा, तो सबसे पहले तो 1 लिखना है, और कितना बढ़ा है, तो 3 से 6 मतलब 3 बढ़ा है, तो 3 शून्य दे दीजिए, यही इसका आंसर होगा। तो 1000 गुना कम हो जाएगी, कंप्लीट है। कितना आसान तरीका है, ऐसे बना दीजिए। तो अगर वापस होता तो 1000 गुना बढ़ जाती, जैसे 6 से 3 हो रहा तो 1000 गुना बढ़ जाती। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को मैं पढ़ा चुका हूँ अम्ल क्षार लवण में, या धातु में पढ़ाया हूँ। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक या अम्लीय मतलब बेसिक और एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। जिसमें बताया हूँ, याद रखना है, AL, ZN, SN, PB। इसका तरीका बताया हूँ, AgCt बजाइए ना, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, AgCt बजाइए नहीं, सब जितने इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं। ए से याद रखना एल्युमिनियम के ऑक्साइड, उसके बाद जिंक के ऑक्साइड, उसके बाद सीसा के ऑक्साइड, उसके बाद टिन के ऑक्साइड। ये सब क्या है, एम्फोटेरिक है, अम्लीय क्षारीय दोनों ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड इसे कहा जाता है, द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ये बता चुका हूँ। किस अच्छा का क्वेश्चन अगर पूछे, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या फिर CrO2 इस टाइप का पूछे, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 पूछे, इस प्रकार का पूछे, तो बताइए ये जो ऑक्साइड है प्रॉपर CrO2 जो भी क्रोमियम के ऑक्साइड है, ये कैसे होते हैं, तो आप याद रखना, सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। धातु होने के बावजूद इसका ऑक्साइड क्या हो गया, अम्लीय, याद रखना है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है, देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, रुबिडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अगर इसे आप गर्म करते हैं तो यह एक तो बना देता है अमोनिया गैस और दूसरा बना देता है HCl। तो देखिए HCl बना दिया, यही तो अम्ल है, तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर, अमोनिया क्लोराइड। और आप पढ़े थे पित्तल या तांबे के बर्तन में कलाई करते समय अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके फिर उसको लगाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का धुआं निकलता है, वही पित्तल के बर्तन को साफ करता है, बता चुका हूँ। चलिए अगला सवाल, कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, क्या है, तो मैंने बताया AgCt बजाइए ना, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, सीसा के ऑक्साइड और टिन के ऑक्साइड। तो देख लीजिए, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और कॉपर के कहीं होंगे नहीं, Ag तो एल्युमिनियम और जिंक, यही आंसर होंगे, अभी जस्ट बताए हूँ। धातु अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया के, कार्बोनेट मतलब कार्बन का कंपाउंड, कौन सा गैस मुक्त करता है, तो देखिए अब ए वाला, तो याद रखना है, ये तो C और O बड़ा लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, और CO2, तो कार्बोनेट जब भी होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म। आपको 3 प्रश्नावली दी गई, उसमें से एक में आशुत जल है, अन्य दो में से एक में जलीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन, इसमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो आपको याद रखने का तरीका बताऊं, अम्ल जो होगा, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, क्या करता है, नीला को लाल करता है, ठीक है।
और याद रखना है भस्म जो है भस्म, ठीक है, भलानी एक तरीका बताया था, लाल को क्या करता है, नीला करता है, भस्म लाल को नीला करता है। तो देख लीजिए क्या है, लाल लिटमस नीला हो जाएगा, लाल को नीला करना है तो आपको भस्म चुनना है, तो भस्म क्षार है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, शुष्क HCl और शुष्क लिटमस पत्र को गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो याद रखना है HCl याद रखना है जल की उपस्थिति में H+ के रूप में आते हैं और यही H+ सारा काम करता है। तो देख लीजिए, और H+ जल में घुल करके, किस में घुल करके, जल में घुल कर बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो H3O+ यहाँ आपको दिख जाए, देख लीजिए H3O+ या H+, आंसर यही होगा। रंग इसलिए नहीं बदलते कि उसमें H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। कंप्लीट है। अगला सवाल है, एक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं। देखिए अब 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, एक आपको याद रखना है अल्केन, याद रखना है अल्केन, एक आपको याद रखना है अल्कीन, और एक आपको याद रखना अल्काइन। जब भी सवाल आए तो देखिए ए नहीं लगा है, ए नहीं मतलब 1 सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ई नहीं लगा है तो याद रखना है 2 ई है तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और तीनों अलग अलग है YNE तो याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसको कहते हैं अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। डबल बॉन्ड में बस डबल कर दीजिए, Cn है तो n का दुगना 2n हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में याद रखिए CnH2n-2, ये याद रखना है। तो देख लीजिए क्या है, द्विबंध तो डबल बॉन्ड वाले क्या होंगे, अल्कीन, ENE अल्कीन, अल्कीन, खत्म। क्लियर है? याद रखना है अल्कीन और अल्काइन को कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसे कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है संकलन अभिक्रिया। ये सब याद कर लेंगे आप, संकलन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनाइजेशन। और इसमें निकेल, प्लेटिनियम और याद रखना है पैडमियम। अगर पूछे कि हाइड्रोजनीकरण में निकेल, प्लेटिनियम, पैडमियम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, इसे मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए इसको हल्का से बता रहा हूँ। कंप्लीट है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, तो सभी जीव में कार्बन जरूर पाए जाते हैं, इसलिए इसे अनिवार्य मूल तत्व कहते हैं, या फिर ईश्वर का प्रिय तत्व कहा जाता है। तो क्या होगा, कार्बन। खत्म। चलिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो देख लीजिए, कांच का फॉर्मूला है SiO2, तो इसमें ऑक्सीजन तो है। सीमेंट की फॉर्मूला आप जानते हैं, तो सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन होगा। मिट्टी में ऑक्सीजन होते हैं तो किरोसिन हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और किरोसिन याद रखना है C12H12 26 से लेकर के, और याद रखना है C15 और H32 तक पाए जाते हैं। इसमें कहीं भी, इसी को कहते हैं किरोसिन, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, और यही रीजन इसमें ऑक्सीजन न होने के कारण ही इसमें सोडियम को डाल के रखा जाता है। कंप्लीट। सीक्रेट लाइटर, तो सीक्रेट लाइटर जब भी पूछा जाएगा सीक्रेट, तो याद रखने से ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। चलिए ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस में याद रखिए, इसका एक तरीका है ग्रीन हाउस गैस याद रखने का, कि मीना, कल, काजल लगाना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मी से याद रखना है मेथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। ना से याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और कल से याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्या आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल आता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। उसके बाद का से याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से याद रखना है जल वाष्प। तो बस अगर आपसे पूछे कभी भी कि हरित गृह गैस कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद करना है मीना, कल काजल लगाना, आज मत लगाओ, बेकार लगोगी। तो मीना कल काजल लगाना, तो CH4N2O CFC CO2 जल वाष्प। तो देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, ठीक है। अब देखिए मुख्य घटक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सब मुख्य घटक है। ज्यादा मात्रा में ओजोन होता है, लेकिन सब मुख्य घटक तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। 6 इसके मुख्य घटक हैं। ग्रीन हाउस गैसों में से मुख्य घटक कौन है, तो मुख्य घटक याद रखना है क्या होंगे, सब उपयुक्त में से एक से अधिक। कंप्लीट। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव है, तो बायोगैस में मेथेन को ही बायोगैस कहते हैं, याद रखना है। बेंजीन में सिग्मा और पाई 1 की संख्या, तो याद रखना है बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे होता है, मतलब इसका मतलब है एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल,
इसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक तो हो गया सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद यहाँ भी देख लीजिए 6 है, तो 6 + 6 तो 6 हो गया, क्या 6 6 कितना हो गया 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो देख लीजिए 12 किस में है, तो 12 इसमें भी इसमें, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब इस दोनों में देख लीजिए, तो मैंने कहा एक डबल एक सिंगल, एक देखिए एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, मतलब 3। तो इसीलिए याद रखना है 12 3 आंसर होगा। मतलब 12 याद कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड और 3 याद रख लीजिए पाई बॉन्ड। क्लियर है। कोयले का उपयोग होता है, कोयला का उपयोग क्या होता है, जलाने में। कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है। तो देख लीजिए कोई भी अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल में बात करूँ C2H5OH एल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल कहते हैं इसे। इसे जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो देख लीजिए C2H5 है और ऑक्सीडाइज जैसे करेंगे तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है। और कार्बन भी मतलब अरेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाएगा और ये बदल जाता है कार्बोजाइलिक एसिड में। किसमें बदल जाता है, कार्बोजाइलिक एसिड में। तो याद रखना है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, मात्र ऑक्सीडेशन से। ये बात याद रखेंगे आप। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से ही इथाइल अल्कोहल बनता है, जिसे एथनॉल भी कहते हैं। इसी को शराब कहा जाता है। अगर पूछे शराब का सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना इथाइल अल्कोहल। कंप्लीट है। प्राकृतिक रबर, तो देखिए रबर दो प्रकार का, रबर से बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो रबर याद रखना दो प्रकार का है, एक है नेचुरल रबर, ठीक है, और एक है सिंथेटिक रबर। अगर पूछे नेचुरल रबर, तो देखिए नेचुरल ईश्वर के जैसा होता है, ठीक है। तो ईश्वर ईश्वर ईश्वर, तो आइसोप्रीन याद रखना है, ईश्वर आई से आइसोप्रीन। और सिंथेटिक रबर पूछे, तो सिंथेटिक रबर आदमी बनाए तो नया रबर होगा, इसलिए इसका आंसर याद रखना है नियोप्रीन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नियोप्रीन हो सकता है या फिर थायोकोल, एक याद रखना इसका, एक थायोकोल भी इसका एक लग हो सकता है, थायोकोल। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। हालांकि जो रबर बनाया जाता है, अच्छा पूछे कि नेचुरल रबर किसके दूध से बनाया जाता है, तो याद रखना है लैटेक्स के दूध से। चीड़ नाम का पेड़ है जिससे लैटेक्स नामक दूध निकलता है, उसी से आइसोप्रीन बनाया जाता है, ठीक है। नियोप्रीन है, क्लोरोप्रीन भी होता है इसका एक बहुलक, और ठीक है, किसका बहुलक है, तो मतलब क्लोरोप्रीन का। तो ये आप याद कर लेंगे। अब याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट कि रबर को बलकरणीकरण मतलब रबर को इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आपको याद रखना है सल्फर। क्या मिलाया जाता है, सल्फर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सल्फर मिलाकर खूब गर्म करते तो रबर एकदम इलास्टिक हो जाता है। रबर को मजबूत बनाने के लिए, जैसे ट्रक वगैरह का टायर मजबूत है तो रबर का बना होता है, तो वो जो बना होता है याद रखना है ऊपर उस प्रकार के जो रबर, उसमें जो रबर का प्रयोग करते हैं उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो बलकरणीकरण पूछे तो सल्फर मिलाया जाएगा। तो प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक नेचुरल है तो आइसोप्रीन इसका आंसर होगा। प्राकृतिक रबर आंसर क्या होगा, आइसोप्रीन। अगर नेचुरल होता तो क्या मतलब सिंथेटिक होता तो क्या बोलते हैं उसमें, नियोप्रीन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन जानते होंगे, थर्मोप्लास्टिक है और यह इथिलीन का बना होता है। तो याद रखना है टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए। अच्छा क्लोरोप्रीन नहीं बताया क्या है, रबर। विनाइल क्लोराइड पीवीसी जानते होंगे, टंकी जिसमें पानी भरा होता है, विनाइल क्लोराइड है। बैकेलाइट, तो याद रखना है आप जानते होंगे प्लास्टिक दो प्रकार के हैं। अगर देखिए प्लास्टिक भी, तो एक होता है नेचुरल प्लास्टिक। तो अगर आपसे पूछे नेचुरल प्लास्टिक कौन है, तो नेचुरल प्लास्टिक होता है एक जिसे कहते हैं लाह। गांव में पहले, अभी भी देखते होंगे कुछ औरतें कुछ चूड़ी टाइप का पहनती होंगी, लहठी कहते हैं इसे गांव में शायद, उसे लाह, वो नेचुरल प्लास्टिक है। लेकिन अगर बात करें प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक जिसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और एक होता है जिसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब हुआ कि थर्मो के कारण जो प्लास्टिक अब सेट हो चुका है, अब कितना भी उस पर टेम्परेचर दीजिए अब असर नहीं पड़ेगा, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखना दो है, एक है ह और एक है म, ठीक है। बैकेलाइट और मैलामाइन, सॉरी बम। मतलब याद है कि थर्मोप्लास्टिक है, उस पर बम का भी असर नहीं पड़ेगा। किसका असर नहीं पड़ेगा, बम का। तो एक याद रखना है बैकेलाइट, बैकेलाइट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक आपको याद रखना है मैलामाइन। दो प्रकार का प्लास्टिक है, मैलामाइन। मैलामाइन इस पर भी आग का असर नहीं पड़ता, इसलिए जितने भी आग बुझाने वाले जो सिपाही होते हैं उसके जो वर्दी होते हैं मैलामाइन का बनाया होता है। तो अग्निरोधक वर्दी किसका बनता है, मैलामाइन का। और बैकेलाइट किसका बना होता है, तो बैकेलाइट कोई अगर बैकअप में सोच रहा है तो जाहिर सी बात है पीएफ जमा करेगा। क्या जमा करेगा, पीएफ। तो याद रखना फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, बैकेलाइट। देखिए बैकेलाइट किसका बनता है, तो फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक याद रहेगा। थर्मोप्लास्टिक में बहुत सारा, जैसे मैंने बताया पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन
थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है, इसके अलावा टेफ्लॉन अभी देखिए जो क्या है थर्मोप्लास्टिक है, ये आपको याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नायलॉन भी है, नायलॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, नायलॉन 6 भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, नायलॉन 6 भी प्लास्टिक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक बार हल्का सा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए अब सुमेलित करना, इसमें से आप कुछ जानते हैं कि नहीं? तो चलिए हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन अभी एक बात हम जानते हैं, सी नियोप्रीन। ऐसा सवाल है तो आपको सारा बात नहीं जानना है, आप एक जाएंगे नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है प्रकार का? नियोप्रीन मैंने बताया संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर का एकलक है। तो नियोप्रीन संश्लेषित रबर मतलब सी का एक। अब देख लीजिए सी का आंसर एक का है, तो सी के सामने एक, 1 2 3, तो देखिए सी के सामने एक इसमें है और सी के सामने एक इसमें, तो ए वाला आंसर नहीं होगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में से आंसर होगा, अब ये दोनों में से चेक करना है। बाकी आप एक जानते हैं, तो एक तो अनुमान हो गया कि अब गलत होने का चांस कम है। अब पहले देख लीजिए 4 में से एक चुना बड़ा कठिन है, 2 में से एक चुना थोड़ा आसान है। अब मान लीजिए सही तुक्का लगे तो हो गया। अब स्पार्टम एक प्रकार का चीनी होता है, आपको याद रखना, स्पार्टम क्या एक प्रकार का चीनी, फ्रियोन एक प्रकार का गैस है, ठीक है, परशीतक मतलब फ्रिज में बदला जाता है। मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया तो उसी को फ्रियोन कहते हैं, याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को क्या कहते हैं? फ्रियोन। तो ये क्या है? परशीतक है, तो हम बी का 4 भी लगा सकते हैं। तो बी का 4 देख लीजिए कहाँ है, बी का 4 इसमें है, अच्छा इसमें भी है। स्पार्टम एक प्रकार का चीनी होता है, मधुरक, तो ए का 3, तो देख लीजिए ए का 3 कहाँ है, तो ए का 3 इसमें है, तो आंसर क्या होगा? ए। तो आप याद कर लीजिए स्पार्टम एक प्रकार का चीनी है, फ्रियोन एक प्रकार का परशीतक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, और बेनारिल एक प्रकार का प्रतिहिस्टामिन है। आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। चलिए अगला सवाल है बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट जब भी बनेगा तो या तो केवलर का बनेगा, नहीं तो एक होता है पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट, इसका बनता है बुलेट प्रूफ जैकेट। अच्छा पॉलीकार्बोनेट का बरसाती भी बनता है। अगर पूछे कि रेनकोट किसका बनाया जाता है रेनकोट, तो आपको याद रखना पॉलीकार्बोनेट का, ठीक है। चलिए नायलॉन आप जानते हैं, ट्रिलिन जानते हैं, ट्यूब जानते हैं। अच्छा MHX के फुल फॉर्म क्या है? तो MHX एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है। क्या है? एक्सप्लोजिव है। तो और जो हाई मेल्टिंग मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे विस्फोट होता है, तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव इसका आंसर होगा, केवल एक। चलिए कार्बनिक अम्ल, फलों को पकाने के लिए जबरदस्ती जो भी फल पकता है उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन इसका आंसर होगा। एथिलीन नहीं होता तो इसके अलावा याद रखना एथिलीन एक प्रकार का पादप हार्मोन भी आपको याद रखना है, और एक आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो याद रखना है सिट्रिक एसिड के कारण। बाकी एसिड के बारे में बता चुका हूँ, अम्ल क्षार लवण का हमारा एक लेक्चर आपको देख लेना है। चलिए अगला सवाल, ये जो आप देख रहे हैं इधर मुंह घुमा के बैठा COOH, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, जो टमाटर में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड में अगर क्या मिला देते हैं? बेकिंग सोडा, तो उसे क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर। एसिटिक अम्ल की गंध किसके जैसा होगा? सिरका जैसा होगा। कंप्लीट है। अगला सवाल अब आ गया, कौन सा सवाल? 82 नंबर सवाल। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो नागासाकी में जब पूछेगा तो पहला बार यूरेनियम और दूसरा बार प्रयोग हुआ था प्लूटोनियम, तो आपको याद रखेंगे। अच्छा कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि एक सवाल आ जाता है कि जापान के जितने भी आइलैंड है उसको क्रम से सजाइए, तो आपको याद रखना है जैसे पुराना टाइम का जो गाना होता तो उसे कहते, उसमें शुरू होता था हो ऐसे करके, ठीक, गाना शुरू हो रहा है ला 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 हो ऐसे करके, तो हो याद रखना है। कुमार शानू का गाना सिकवा नहीं किसी से, तो आपको याद रखना है सिकवा नहीं किसी से ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्रम में, जैसे अगर पूछे कि उत्तर से दक्षिण सजाना है तो हो से याद रखना है होन्सु, क्या याद रखना है? एक तो होन्सु, और हो से याद रखना होकाइडू, आपको याद होगा एक द्वीप है होकाइडू। उसके बाद सी से याद रखना है शिकोकू, उसके बाद याद रखना है क्यूशु। अब इसका तरीका है, ये सही नहीं हुआ अभी तक। अब देख लीजिए होन्सु और होकाइडू, इनमें उप नॉर्थ कौन आएगा? तो देखिए स बाद में आता है, क पहले आता है, तो इसलिए होकाइडू पहले आ जाएगा, हो काइडू। उसके बाद क्या है? होन्सु। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशु। ये 4 आइलैंड है प्रॉपर कहाँ के? जापान के। सबसे पहले क्या है? होकाइडू, उसके बाद होन्सु, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशु। और इसमें से याद रखना जो होन्सु है यहाँ नागासाकी है, और क्यूशु है यहाँ हिरोशिमा है, ना होन्सु है यहाँ हिरोशिमा है और यहाँ नागासाकी है। और हिरोशिमा पर याद रखना क्या गिरा था? यूरेनियम से का परमाणु बम, और यहाँ प्लूटोनियम का परमाणु बम, याद रहेगा। ये नॉर्थ से साउथ पूछेगा तो ऐसे सजा देना है। अगर परीक्षा पूछे कि नहीं आज ये बताइए कि बड़ा
आइलैंड कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। तो याद रखना इसको 1 नंबर भेजना है, इसे 2 नंबर भेजना है, फिर इसे 3 नंबर पर भेजना है जो नीचे है, और इसको 4 नंबर भेजना है। ऐसे आप क्रम सेट कर लेंगे। तो देखिए 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, होन्शु, उसके बाद होकाइडो, उसके बाद क्यूशु, उसके बाद शिकोकू। ये लार्जर एंड लेजर ऐसे हो जाएगा, बड़ा से छोटा। क्लियर है। निम्न में से अच्छा अगर पूछे कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरा था और नागासाकी पर कब गिरा था, तो याद रखना 9 से 9, तो 9 अगस्त को गिरा था, और हिरोशिमा पर पहले गिरा था 6 अगस्त 1945 में, याद रखना है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर, बता चुका हूँ, स्ट्रांसियम। लाल चटका रंग जैसे ही पूछेगा, लाल चमकदार रंग, तो स्ट्रांसियम, ठीक है ना, स्ट्रांसियम, ठीक है। चलिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो एक प्रकार का नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन बहुत सारा, जैसे देखिए TNT आप जानते होंगे, TNG आप जानते होंगे, RDX जानते होंगे, तो सब जितने नाइट्रोग्लिसरीन यही TNG है, तो एक प्रकार का क्या हाइड्रोकार्बन है। TNT पूछेगा तो ट्राइनाइट्रोटेलविन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये सब है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको कंप्लीट है, केमिस्ट्री हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए लेसन के साथ, वो हमारा POQ होगा। इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।